भगवती चरण वर्मा का एक उपन्यास है टेढ़े मेढ़े रास्ते, और उसे पढ़ते हुए ना एक बड़ा अजीब सा एहसास होता है। हाँ, अजीब सा। ये एक ऐसी कहानी है जो मतलब एक ही पल में आपको हंसाएगी और अगले ही पल कलेजा निचोड़ के रख देगी। बिल्कुल। हमारे पास जो नोट्स हैं उनमें एक लाइन है जो इसे बिल्कुल सही पकड़ती है। सबसे हंसोड़ रुलाऊ, सबसे जिंदा दिल और सबसे चुभने वाला उपन्यास। और ये चुभता इसीलिए क्योंकि ये किसी एक इंसान की कहानी है ही नहीं, ये तो एक पूरी पीढ़ी की कहानी है। हाँ, पूरी पीढ़ी की। वो पीढ़ी जो 1930 और 40 के दशक में मतलब जवान थी, जिनकी आंखों में आज़ादी का एक बहुत सीधा, एक बहुत पाक सपना था। लेकिन उस सपने को हकीकत बनाने के सफर में उन्हें प्यार, धोखे, सत्ता की भूख और खुद अपने ही आदर्शों से टकराना पड़ा। तो आज की हमारी पड़ताल इसी दुनिया पर है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आज़ादी के उन महान सपनों का आखिर हुआ क्या। हाँ। और वो कौन से टेढ़े में हंसते थे जिन पर चलने के लिए वो किरदार मजबूर हुए, या शायद जिन पर चलना उन्होंने खुद चुना। सही बात है। ये सिर्फ एक उपन्यास की कहानी नहीं है, ये एक आईना है। बिल्कुल। ये कहानी असल में उसी सदियों पुरानी लड़ाई को दिखाती है, हमारे बड़े बड़े सपनों और रोजमर्रा की कड़वी असलियत के बीच की लड़ाई। ये उपन्यास एक सवाल पूछता है कि जब कोई बड़ी जंग जीत ली जाती है तो उसके बाद क्या होता है। अच्छा। असली इम्तिहान तो वहीं से शुरू होता है, और इसका शीर्षक टेढ़े मेढ़े रास्ते यही तो पूरी कहानी का सार है। आज हम इसी के हर मोड़ को समझने की कोशिश करेंगे। तो फिर शुरू करते हैं उस दौर से जब रास्ता बिल्कुल सीधा और साफ नजर आता था। हाँ। साल 1935 के आसपास का इलाहाबाद। यहाँ हमारा हीरो है सुरेश, पढ़ा लिखा, जोशीला, आदर्शवादी, मतलब एक ऐसा नौजवान जिसे लगता है कि वो अपनी बातों से, अपने कामों से दुनिया बदल सकता है। और हर आदर्शवादी हीरो की तरह उसकी एक प्रेरणा है, कमला। वो सुंदर है, हिम्मत वाली है और सुरेश के आदर्शों से बहुत प्रभावित भी है। लेकिन उसके किरदार में एक और परत है, और वो है महत्वाकांक्षा की। वो सिर्फ सपने नहीं देखती, वो उन सपनों का फल भी पाना चाहती है। अच्छा। इनके अलावा इनके इर्द गिर्द और भी लोग हैं। एक तरफ है बद्री, सुरेश का गांव का दोस्त। हाँ, बद्री। बिल्कुल जमीन से जुड़ा हुआ, सीधा साधा, जिसे दुनिया की चालाकी ज्यादा समझ नहीं आती। और दूसरी तरफ है मालती, सुरेश की कॉलेज की दोस्त, जो आजाद ख्यालों की है और मनी मन सुरेश को पसंद भी करती है। और इस पूरी बिसात के जो खिलाड़ी हैं, हाँ, वो हैं पंडित विद्यासागर और उनकी पत्नी। हाँ, वो दोनों। बाहर से तो वो आजादी के बड़े नेता हैं, क्रांतिकारी पार्टी की शान हैं, हाँ, लेकिन पर्दे के पीछे वो सिर्फ सत्ता और पैसे का खेल खेलते हैं। वो उस आने वाले वक्त को देख सकते हैं जहां आजादी का मतलब कुर्सी होगा। बिल्कुल। इसी माहौल में जहां चारों तरफ जलसे, जुलूस और इंकलाब जिंदाबाद के नारे हैं, सुरेश एक जबरदस्त भाषण देता है। हम गुलामी की जंजीरें तोड़ देंगे। हाँ, और भीड़ में खड़ी कमला उसे सुनती है, और भाषण खत्म होने पर जब सब तालियां बजा रहे होते हैं तो वो उसे देखकर मुस्कुराती और आंख मार देती है। क्या बात है। वो एक पल था, बगावत और प्यार का एक साथ मिलना। और वो दोनों घर वालों के खिलाफ जाकर शादी कर लेते हैं। तो ये है कहानी का सीधा रास्ता वाला दौर। हाँ, सीधा रास्ता। यहाँ सब कुछ बहुत साफ है। एक दुश्मन है अंग्रेज, और एक लक्ष्य है आजादी। यहाँ विचारधारा में कोई मिलावट नहीं है, प्यार में कोई शर्त नहीं है। और इन सब को जो चीज गोंद की तरह जोड़े हुए हैं, वो है एक साझा सपना। एक ऐसी दुनिया का सपना जो आजादी के बाद बनेगी, जहां सब बराबर होंगे, कोई किसी का हक नहीं मारेगा। लेकिन ऐसे सीधे रास्ते ज्यादा देर तक सीधे रहते नहीं है। कभी नहीं रहते। और ये रास्ता टेढ़ा होना शायद तब शुरू होता है जब आजादी एक दूर का सपना नहीं, बल्कि एक जीती जा सकने वाली हकीकत लगने लगती है। हाँ, जब मंजिल पास दिखने लगती है। और जब सवाल कैसे से बदलकर कौन हो जाता है कि आजादी के बाद सत्ता किसके हाथ में आएगी। सही पकड़ा। कहानी 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बाद के दौर में पहुंचती है। अब हवा बदल चुकी है। अब सामूहिक संघर्ष की जगह धीरे धीरे व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं ले रही हैं, और यहीं से कहानी में पहला टेढ़ा मोड़ आता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो पंडित विद्यासागर हैं। वो सुरेश की काबिलियत को पहचानते हैं और उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। उसे आने वाले चुनाव में टिकट का लालच देते हैं। हाँ, टिकट का लालच। लेकिन सुरेश तो अभी भी उसी सीधे रास्ते पर चल रहा है। वो साफ कह देता है, मैं सिद्धांतों के लिए लड़ रहा हूं, कुर्सी के लिए नहीं। ये एक क्लासिक टकराव है। एक तरफ वो इंसान है जो अभी भी मिशन के लिए काम कर रहा है, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो अब मिशन के बाद मिलने वाले कमीशन पर नजर गड़ाए हुए हैं। बिल्कुल। सुरेश को लगता है कि वो सही है,
लेकिन वो ये नहीं देख पा रहा कि उसके आसपास की दुनिया कितनी तेजी से बदल रही है। और ये बदलाव सबसे ज्यादा उसके अपने घर में आ रहा है, कमला के अंदर। हाँ, एक तरफ सुरेश सिद्धांतों की बड़ी बड़ी बातें कर रहा है और दूसरी तरफ कमला की नजरें श्रीमती विद्यासागर के गले में चमकते हीरों पर और उनकी बड़ी सी गाड़ी पर टिक गई हैं। उसके मन में ये ख्याल घर करने लगता है कि हमने इतना त्याग किया, अब थोड़ा सुख भी तो मिलना चाहिए। ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। ये कोई खलनायिका की सोच नहीं है, ये एक बहुत मानवीय भावना है। मानवीय। हाँ, सालों की अनिश्चितता और संघर्ष के बाद आराम और सुरक्षा की चाहत। उपन्यास यहीं पर एक मुश्किल सवाल खड़ा करता है, क्या त्याग के बाद सुख की इच्छा करना गलत है? लेकिन एक तरफ तो कमला की सोच गलत लगती है, पर क्या इसे सिर्फ लालच कहना सही होगा? नहीं। सालों के संघर्ष के बाद जब वो देखती है कि कुछ लोग सत्ता के करीब रहकर हर सुख पा रहे हैं, तो क्या उसका मन डोलना स्वाभाविक नहीं है? बिल्कुल। उपन्यास उसे जज नहीं करता, वो बस ये दिखाता है कि आदर्शों पर टिके रहना कितना मुश्किल है। खासकर तब। हाँ, खासकर तब जब आपके आसपास के लोग उन्हीं आदर्शों को बेचकर आगे बढ़ रहे हो। सही बात। सुरेश के लिए त्याग एक सिद्धांत है, एक अमूर्त विचार। कमला के लिए त्याग एक हकीकत थी जिसका वो मुआवजा चाहती है। और यहीं से उनके साझे सपने में दरार पड़नी शुरू हो जाती है। हाँ, वो रास्ता जो कभी एक था अब दो अलग अलग दिशाओं में मुड़ने लगा है। और ये दरार सिर्फ सोच के स्तर पर नहीं रहती। नहीं। यहाँ से कहानी एक बहुत ही निजी और दर्दनाक मोड़ लेती है। प्यार और रिश्तों में भटकाव शुरू हो जाता है। एक तरफ मालती है, जो एक सच्ची दोस्त की तरह सुरेश को लगातार आगाह कर रही है, सुरेश कमला बदल गई है, तुम अकेले रह जाओगे। लेकिन सुरेश, जो राजनीति में इतना बड़ा क्रांतिकारी है, अपने प्यार को लेकर शायद बहुत भोला है। हाँ, भोला है। वो आदर्शवादी है, और उसका आदर्शवाद सिर्फ राजनीति तक नहीं, उसके रिश्तों में भी है। वो ये मानने को तैयार ही नहीं कि जिस इंसान से उसने दुनिया के खिलाफ जाकर प्यार किया, वो बदल सकता है। वो इस सच से आंखें मूंदे हुए हैं। बिल्कुल। और फिर वो रात आती है जो इस धोखे को सामने ले आती है। सुरेश एक दिन घर जल्दी लौटता है और कमला को पंडित विद्यासागर के साथ एक आपत्तिजनक हालत में देख लेता है। ये वो पल है जहां सिर्फ एक राजनीतिक सपना नहीं, बल्कि एक इंसान का दिल टूटता है। और इसके बाद जो झगड़ा होता है, वो इस रिश्ते के ताबूत में आखिरी कील ठोक देता है। हाँ, उस झगड़े में कमला चिल्लाकर कहती है, तुम मुझे समझते ही नहीं, तुम तो बस अपने सपनों की दुनिया में जीते हो। दुनिया बदल गई है सुरेश। दुनिया बदल गई है सुरेश। ये लाइनें सुनकर सुरेश टूट जाता है। ये वो मोड़ है जहां से वापसी नामुमकिन है। वो घर छोड़कर हमेशा के लिए चला जाता है। कमला का ये कहना कि दुनिया बदल गई है, ये सिर्फ एक बहाना नहीं है, ये उसकी स्वीकारोक्ति है। स्वीकारोक्ति। हाँ, वो कह रही है कि मैंने नए रास्ते, टेढ़े मेढ़े रास्तों को नई हकीकत मानकर अपना लिया है, और तुम अभी भी उस पुराने सीधे रास्ते पर अटके हुए हो जो अब कहीं जाता ही नहीं। तो जो धोखा और भ्रष्टाचार देश के स्तर पर चल रहा था, जहां नेता सिद्धांतों का सौदा कर रहे थे, अब वो धोखा बेडरूम तक पहुंच गया है। ये व्यक्तिगत विश्वासघात असल में उस बड़े राजनीतिक विश्वासघात का ही एक प्रतिबिंब है। अब कहानी अपने आखिरी पड़ाव पर आती है। साल है 1947। मंजिल आ गई है। हाँ, आजादी मिल गई है। वो सपना जिसके लिए इन सब ने अपनी जवानी कुर्बान कर दी, वो पूरा हो गया है। लेकिन जश्न का माहौल है या कुछ और? यही इस उपन्यास का सबसे बड़ा व्यंग्य है। जश्न तो है, पर सिर्फ कुछ लोगों के लिए। उन लोगों के लिए जिन्होंने वक्त रहते सही टेढ़ा रास्ता पकड़ लिया था। तो इस नई आजाद दुनिया में हमारे किरदार कहाँ हैं? कौन जीता, कौन हारा? जीतने वालों की लिस्ट देखिए। पंडित विद्यासागर, जो हमेशा से सत्ता के खिलाड़ी थे, अब सरकार में बड़े मंत्री हैं। बद्री, गांव का वो सीधा साधा लड़का। हाँ, बद्री। वो भी अब एक छोटा मोटा मंत्री बन गया है, क्योंकि उसने सही वक्त पर विद्यासागर का हाथ थाम लिया था। और कमला, वो दिल्ली के हाई सोसाइटी का हिस्सा है। सत्ता के गलियारों में उसकी पहुंच है। वो उन लोगों में से है जिन्हें आजादी मिली है। और सुरेश, वो कहाँ है? सुरेश, वो कहीं नहीं है। वो बिल्कुल अकेला है। अकेला? उसके पास न कोई पद है, न पैसा, न परिवार। आजादी की उस सुबह वो एक हारा हुआ सिपाही है। वो मालती से मिलता है और उसकी आवाज में सालों की थकान और टूटन है। वो कहता है, मैंने जो सपना देखा था वो टूट गया, अब जीने का मन नहीं। तो आजादी मिल तो गई, लेकिन ऐसा लगता है जैसे सुरेश हार गया।
क्या वो सपना सिर्फ एक धोखा था? धोखा शायद सही शब्द नहीं है। ये खोखली जीत थी। खोखली जीत। हाँ, उन्होंने बाहरी दुश्मन को तो हरा दिया, लेकिन इस दौड़ में वो खुद से हार गए, अपने अंदर की कमजोरियों से हार गए। मतलब जिन मूल्यों के लिए वो लड़े, बराबरी, ईमानदारी, न्याय, वही मूल्य रास्ते में कहीं खो गए। यही गहरा मोहभंग इस कहानी का सार है। टेढ़े मेढ़े रास्तों ने उन लोगों को मंजिल तक पहुंचाया जो उन पर चलने के लिए तैयार थे, और जो सुरेश की तरह सीधे रास्ते पर अड़े रहे, उन्हें किनारे फेंक दिया गया। और फिर आता है कहानी का वो अंतिम दृश्य जो दिल पर हथौड़े की तरह लगता है। हाँ, सुरेश गंगा किनारे अकेला गुमसुम बैठा है। दूर शहर से एक रैली की आवाज आ रही है और लोग नारे लगा रहे हैं, बद्री जी जिंदाबाद। ये सुनकर सुरेश के चेहरे पर एक फीकी दर्द भरी मुस्कान आ जाती है। कड़वी विडंबना है। उसका अपना दोस्त जो कभी उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलता था, आज व्यवस्था का हिस्सा बनकर सफल हो गया है। ये दृश्य बहुत शक्तिशाली है। ये उस पूरी पीढ़ी के दो हिस्सों को आमने सामने खड़ा कर देता है। एक वो जो सिस्टम का हिस्सा बन गए, और दूसरे वो जो सिस्टम से लड़ते लड़ते खत्म हो गए। वहीं बैठकर सुरेश अपनी आखिरी चिट्ठी लिखता है, मालती के नाम। उसकी लिखी कुछ पंक्तियां हैं। मालती, हम सीधे रास्ते पर चलना चाहते थे, लेकिन दुनिया ने हमें टेढ़े मेढ़े रास्तों पर घसीटा। अब मैं थक गया हूं। और हाँ, कमला को कहना कि मैंने उसे माफ कर दिया, क्योंकि गलती सिर्फ उसकी नहीं थी। और फिर वो सबसे जरूरी बात लिखता है। हाँ, वो लिखता है, गलती हम सबकी थी। हमने सपने देखे थे, लेकिन इंसान बने रहना भूल गए। इंसान बने रहना भूल गए। ये लिखकर वो चुपचाप उठता है और गंगा में कूद जाता है। कहानी यहीं खत्म हो जाती है। कोई सजा नहीं, कोई पछतावा नहीं, नायक की कोई जीत नहीं, बस एक खामोश अंत। और एक लाइन हवा में तैरती रह जाती है, आजादी मिल गई थी, लेकिन हम खो गए थे। सुरेश की आत्महत्या सिर्फ एक व्यक्ति की हार नहीं है, ये एक आदर्श की मौत है। ये उस पूरी पीढ़ी के मोहभंग का चरम है। उसका आखिरी खत एक तरह का कबूलनामा है। कबूलनामा। हाँ, वो सिर्फ विद्यासागर जैसे भ्रष्ट लोगों को दोष नहीं देता। वो कहता है कि गलती हम सबकी थी। हम एक बड़े महान सपने को पूरा करने में इतने मशगूल हो गए कि हमने बुनियादी मानवीय मूल्यों को ही भुला दिया। प्यार, भरोसा, ईमानदारी। हाँ, हमने एक दूसरे को सीढ़ियों की तरह इस्तेमाल किया, और जब ऊपर पहुंचे तो देखा कि हम अकेले हैं। इंसान बने रहना भूल गए। ये पंक्ति इस पूरे उपन्यास का निचोड़ है। तो इस पूरी चर्चा का क्या मतलब निकलता है? भगवती चरण वर्मा का ये उपन्यास एक बहुत शक्तिशाली याद दिलाता है कि असली लड़ाई सिर्फ बाहरी दुश्मन से नहीं होती। नहीं, असली और ज्यादा मुश्किल लड़ाई तो हमारे समाज और हमारे अपने अंदर के उन टेढ़े रास्तों से होती है, जो तब भी थे और आज भी हैं। बिल्कुल, जैसा कि आपके नोट्स की आखिरी लाइन कहती है, टेढ़े मेढ़े रास्ते आज भी वैसे ही हैं, बस चेहरे बदल गए हैं। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। हाँ, ये कहानी एक सवाल पीछे छोड़ जाती है। जब बड़े बड़े आदर्शों और रोजमर्रा की सच्चाइयों के बीच टकराव होता है, तो एक व्यक्ति कौन सा रास्ता चुनता है? वो सीधा रास्ता जो शायद अकेलेपन और हार की तरफ ले जाए, या वो टेढ़ा मेढ़ा रास्ता जो सफलता तो दिला दे, पर शायद ज़मीर की कीमत पर। और उस चुनाव की असली कीमत क्या होती है?